everyone, this is Ankush from Triple S and today I'll be discussing national income MCQs with you all. आप सबकी बहुत डिमांड आ रही थी, आप सब काफ़ी बोल रहे थे स्टूडेंट्स की मैम नेशनल इनकम पे जो है लेक्चर ले आइए। तो लेक्चर तो अभी एट दिस टाइम पे अब मुझे नहीं लगता अभी कोई इतना बेनिफिट होगा आपके लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी मुझे लगता है पढ़ चुके होंगे इसके बारे में। ठीक है, आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। हम MCQs डिस्कस करेंगे और MCQs मैं इस तरीके से डिस्कस करूँगी जो मैंने MCQs बनाए हैं, दैट आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक। ठीक है, बेसिक से लेके फिर उसको थोड़ा लेवल हम इंक्रीज करते चलेंगे इन MCQs में। ठीक है, अगर इसका लेक्चर में लेने जाऊँ तो मुझे मिनिमम 5 to 6 लेक्चर्स चाहिए नेशनल इनकम पूरा एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे इसके लिए, तो इट इज़ जस्ट अ रिविजन फॉर यू ऑल। और जो भी आपके मार्क्स होंगे डू लेट मी नो इनटू द कमेंट सेक्शन कि कितने मार्क्स आपने इसमें गेन किए हैं। 15 MCQs टोटल हम डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। मैं आपको समझाते चलूँगी जहाँ जहाँ पे रिक्वायर्ड है कि इसमें क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके फिनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए नेशनल इनकम का टॉपिक। तो MCQs हैं ये। ऑलराइट, तो वेरी फर्स्ट MCQ विच यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग अ फाइनल गुड। ठीक है, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है रिगार्डिंग अ फाइनल गुड। नाउ व्हाट इज अ फाइनल गुड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, देखिए दो तरीके के गुड्स हम पढ़ते हैं। ओके, वन इज फाइनल गुड एंड अनदर इज इंटरमीडिएट गुड। कौन से गुड होता है? फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड। नाम से ही अगर आपको इनके बारे में नहीं भी पता है तो नाम से ही पता चल रहा है इंटरमीडिएट गुड जो अभी अभी अपने फाइनल स्टेज में नहीं पहुंचा है, जो अभी इन प्रोसेस है, इंटरमीडिएट गुड है। फाइनल का मतलब है जो फाइनल स्टेज पे पहुंच चुका है, आखिरी स्टेज पे पहुंच चुका है, यानी कि कंजप्शन के लिए रेडी है, विच इज रेडी फॉर द कंजप्शन। कस्टमर डायरेक्ट जाएगा मार्केट में, वो चीज खरीदेगा और यूज करेगा। वो कौन से जो हमें मार्केट में रिटेल में जो हमें चीज मिल रही है, जो हम खरीद के यूज कर रहे हैं, दैट इज फाइनल गुड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम परचेजिंग मिल्क फॉर मी, ठीक है, हम घर के लिए हम दूध खरीदते हैं, मिल्क खरीदते हैं, तो दैट इज अ फाइनल गुड। मैं जा रही हूँ मार्केट में, वहां से मैंने दूध का पैकेट लेके आई, तो दैट इज अ फाइनल गुड। ठीक है, लेकिन अगर वही मिल्क जो है वो किसी टी स्टॉल वाले ने खरीदा, उसके लिए वो मिल्क इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा। उसके लिए वो मिल्क इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा, क्योंकि वो उस मिल्क की चाय बना सकता है, उसकी क्रीम बना सकता है ना, देयर आर वेरियस फॉर्म्स, वो करके वो बेचेगा। हाँ, और अगर वो डायरेक्ट मिल्क भी बेचता है, टी स्टॉल वाला डायरेक्ट किसी को मिल्क सप्लाई भी करता है, फिर भी टी स्टॉल वाले के लिए मिल्क जो है वो इंटरमीडिएट गुड ही हुआ, क्योंकि वो उसको रीसेल कर रहा है। जब हम किसी चीज को रीसेल कर रहे हैं तो वो इंटरमीडिएट ही रहेगी, वो फाइनल नहीं बनेगी। फाइनल गुड वो हो गया जिसको हम डायरेक्ट कंज्यूम करेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल, ये तो मैंने एग्जांपल दे दी कि एक गुड जो फाइनल भी हो सकता है, किसी के लिए फाइनल गुड होगा, किसी के लिए इंटरमीडिएट गुड होगा, सेम गुड होगा, लेकिन वो किसी के लिए फाइनल होगा, किसी के लिए इंटरमीडिएट होगा। ठीक है, प्लस अगर मैं एग्जांपल देती हूँ इंटरमीडिएट गुड्स में बेटा रॉ मटेरियल्स आते हैं। ठीक है, जैसे रॉ मटेरियल होता है वो इंटरमीडिएट गुड होता है, क्योंकि अभी वो फाइनल शेप उसने अपनी नहीं ली होती। फाइनल गुड होता है जिसको फाइनली कंज्यूमर जो है वो यूज करता है। ठीक है, अब इन स्टेटमेंट्स में से आपने बताना है फाइनल गुड में वैल्यू ऐड नहीं होती है, इंटरमीडिएट गुड में अभी वैल्यू एडिशन की मतलब एक अभी वैल्यू एडिशन होनी होती है। इंटरमीडिएट गुड्स में देयर इज अ स्कोप ऑफ वैल्यू एडिशन इन इंटरमीडिएट गुड। ओके, नाउ लेट अस सी, लेट गेट बैक टू द क्वेश्चन ऑफ व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग फाइनल गुड। दे आर रेडी फॉर यूज बाय द फाइनल कंज्यूमर। तो ये तो सही है, फाइनल गुड्स जो होते हैं वो फाइनल कंज्यूमर्स के यूज के लिए रेडी होते हैं, ये तो सही है, ये तो इसका आंसर है नहीं। ठीक है, दे हैव डायरेक्ट डिमांड सो दे डायरेक्टली सेटिस्फाई द डिमांड, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये डायरेक्ट डिमांड जो है सेटिस्फाई करते हैं फाइनल गुड्स। वैल्यू इज टू बी एडेड, तो ये इसका आंसर है, सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये ट्रू नहीं है। ठीक है, तो जो फाइनल गुड है उसमें वैल्यू अभी ऐड नहीं होनी होती, तो यहां पे लिखा है वैल्यू इज टू बी एडेड टू द फाइनल गुड विच इज नॉट ट्रू। ठीक है, ये किसके लिए ट्रू है? ये इंटरमीडिएट गुड के लिए ट्रू है कि जो वैल्यू है वो किसमें ऐड होनी है, अभी इंटरमीडिएट गुड के लिए होनी है। बाकी डी और ई भी देख लो, लाई आउटसाइड प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन। ठीक है, तो बिल्कुल जो फाइनल गुड होते हैं ना वो प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन से बाहर फॉल करते हैं, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन हो चुकी होती है। ये किसके लिए ट्रू है ये स्टेटमेंट? ये इंटरमीडिएट गुड के लिए ट्रू है, क्योंकि जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं दे ठीक है, दे लाई विद इन दी प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन बेसिकली। ठीक है, ये दे लाई विद इन दी जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। ठीक है, फाइनल गुड्स जो होते हैं दे लाई आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन। सॉरी, ये स्टेटमेंट इंटरमीडिएट गुड के लिए सही नहीं है। इंटरमीडिएट गुड के लिए क्या है कि दे लाई विद इन दी प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन। ठीक है, फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एंड नेशनल प्रोडक्ट, बिल्कुल सही। जो फाइनल गुड्स होते हैं वो नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट में यूज होते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम हम फाइनल गुड क्यों पढ़ रहे हैं, हम तो नेशनल इनकम की का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली जो नेशनल इनकम होती है वो क्या होती है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम?
व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम? नेशनल इनकम बेटा, नेशनल इनकम जो है वो होती है, इट इज द फाइनल आउटकम ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अ नेशन वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, जो नेशनल इनकम होती है वो एक फाइनल आउटकम है सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम फाइनल गुड्स को ही कंसीडर करते हैं नेशनल इनकम में, हम इंटरमीडिएट गुड्स को कंसीडर नहीं करते। तो ये सारी टर्म्स एक्चुअली हम यूज करते हैं जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो फाइनल गुड्स जो होती हैं वो इंक्लूड होती हैं नेशनल इनकम में, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, याद रखिएगा। ठीक है, ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 becomes option number C. Okay, coming up on to the next question. Which of the following is not true regarding capital goods? अब इनमें से हमने बताना है कि क्या ट्रू नहीं है रिगार्डिंग कैपिटल गुड्स। अभी ऊपर हमने क्या डिस्कस किया कि दो तरीके के गुड्स होते हैं, फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, इनफैक्ट दो तरीके के और गुड्स हमने पढ़ने हैं जिनको कहते हैं हम कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। ठीक है, फिर से ये डिस्कस कर लेते हैं, 1 सेकेंड। दो तरीके के और गुड्स होते हैं, एक होते हैं बेटा कंजप्शन गुड्स, ठीक है, एक होते हैं कैपिटल गुड्स। ओके, कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। अब ये कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? तो देखिए, कंजप्शन गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कि डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन वांट को। कंजप्शन गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। ठीक है, यानी कि जो आप समझ लीजिए वर्ड है कंजप्शन, यानी कि जो कंजप्शन के लिए रेडी हैं, जो हम कंज्यूम करेंगे, जो कंजप्शन के लिए रेडी हैं, जो कंज्यूम करेंगे। ठीक है, जो कंजप्शन गुड्स होते हैं ना, ये प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज या प्रमोट नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये फाइनल गुड्स होती हैं। कंजप्शन गुड्स आर दी फाइनल गुड्स। अभी हमने जैसे ऊपर पढ़ा ना फाइनल गुड्स, तो वैसे ही आप समझ लीजिए कि कंजप्शन गुड्स क्या होती हैं, फाइनल गुड्स होती हैं। ठीक है, और इनकी जो लाइफ टाइम होती है ना कंजप्शन गुड्स की, वो लिमिटेड होती है, लिमिटेड लाइफ टाइम है कंजप्शन गुड्स का। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपने ब्रेड खरीदा, आपने पेन खरीदा, जो छोटे मोटे गुड्स जो हम डेली यूज में बेसिकली लाते हैं उनको हम कंजप्शन गुड्स कहते हैं। ठीक है, जो भी हम डेली यूज में, जैसे हमने पेन खरीदा तो उसकी भी कोई लाइफ टाइम है, उसकी इंक खत्म हो जाएगी। ब्रेड खरीदा, कंज्यूम खा लेंगे, खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी किस में आ जाती है, कंजप्शन गुड्स में आती है, और इनकी डायरेक्ट डिमांड होती है। कंजप्शन गुड्स हैव अ डायरेक्ट डिमांड। यू विल डायरेक्टली गो टू द रिटेल शॉप एंड यू विल बाय अ कंजप्शन गुड फॉर यू, कि आपने उसको कंज्यूम करना है। जबकि अगर मैं कैपिटल गुड्स की बात करूं ना, तो देखिए मैं कर चुकी हूं कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल गुड्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना, काफी हम कैपिटल हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बेटा कैपिटल जब भी वर्ड आता है, दिमाग में याद रखना कि जो भारी भरकम चीजें होंगी, जो फिक्स्ड एसेट्स होंगे, बेसिकली जो फिक्स्ड एसेट्स होंगे जिनको हम डेली बेसिस पे नहीं खरीद सकते, जो हम लाइफ टाइम में या आप कह सकते हो 5-10 साल में एक बार खरीदते हैं। ठीक है, दे आर द फिक्स्ड एसेट्स। जब भी हम फिक्स्ड एसेट्स की बात करें तब हमारी कैपिटल की बात होती है। ठीक है, तो जो कैपिटल गुड्स होती हैं वो गुड्स होती हैं, जैसे कैपिटल गुड्स होगी जैसे मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। अब होती क्या है, बेसिकली कैपिटल गुड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंजप्शन गुड्स। अब देखो, आपने जैसे पेन बनाया तो कोई मशीनरी चाहिए होगी ना जिससे पेन बनेगा, तो पेन क्या है, कंजप्शन गुड है। मशीनरी क्या है, कैपिटल गुड है। कैपिटल गुड्स आर बेसिकली दोज गुड्स जिनसे आप कंजप्शन गुड्स को बनाओगे। समझ आ गई बात? अब कैपिटल गुड्स, यानी कि कैपिटल गुड्स जो होते हैं ये वो गुड्स हैं जो इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन वांट्स को, जबकि कंजप्शन गुड्स डायरेक्टली सेटिस्फाई, कैपिटल गुड्स इनडायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। ठीक है, और कैपिटल गुड्स प्रमोट द प्रोडक्शन कैपेसिटी। जैसे हमने कहा कि कंजप्शन गुड्स जो है वो प्रमोट नहीं करती हैं प्रोडक्शन कैपेसिटी, कैपिटल गुड्स प्रमोट द प्रोडक्शन कैपेसिटी बेसिकली, एंड दे हैव लॉन्गर लाइफ कंपैरेटिव टू कंजप्शन गुड्स। ऑब्वियसली दे हैव लॉन्गर लाइफ। मशीनरी अब आप रोज तो खरीदोगे नहीं। ठीक है, एक बार एक मशीनरी खरीदोगे फिर उससे आप कंजप्शन गुड्स बनाओगे, बार बार बनाओगे। ठीक है, और इनकी जो डिमांड होती है कैपिटल गुड्स की, वो डिराइव्ड डिमांड होती है। कौन सी डिमांड होती है? डिराइव्ड डिमांड होती है। ओके, नाउ लेट्स सी ऑल द ऑप्शंस। अभी आपको समझ आ गया कैपिटल और कंजप्शन गुड्स के बारे में। अब देखते हैं हम इनके ऑप्शन क्या हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू है। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लीजिए। पहले बी ऑप्शन देख लीजिए, प्रमोट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो बिल्कुल ये प्रमोट करती हैं कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन कैपेसिटी, अभी हमने डिस्कस किया। द डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स इज डिराइव्ड डिमांड। यस, कैपिटल गुड्स की जो डिमांड होती है वो डिराइव्ड डिमांड होती है। कंजप्शन गुड्स किसी चीज से डिराइव्ड होती है, वो किसी चीज के साथ एसोसिएटेड होती है। ठीक है, जबकि कंजप्शन गुड्स की जो डिमांड होती है वो क्या होती है? डायरेक्ट होती है। ठीक है, ओके। कैपिटल गुड्स हैव अ लॉन्गर लाइफ। यस, दे हैव अ लॉन्गर लाइफ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए is the correct answer. These directly satisfy the human want? No. Capital goods does not directly satisfy the human wants. ये इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन वांट्स को। समझ आ गया? ओके, सो करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑप्शन नंबर ए। ऑलराइट,
इसकी पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी आपको, ठीक है, इन एमसीक्यूज की। ओके, व्हाट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, बेसिकली ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किसके बराबर होती है ये आपने बताना है। तो इस एमसीक्यू का बेसिकली पर्सपेक्टिव मेरा ये था रखने का कि मैं आपको समझाऊं कि ग्रॉस और नेट किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा, ग्रॉस होता है, ग्रॉस इज, आप ग्रॉस जो है ये आप ये इतना ऐसे समझ लीजिए, लेमैन लैंग्वेज में बता देती हूँ मैं कि ग्रॉस ज्यादा बड़ा होता है, नेट ग्रॉस से छोटा होता है, ग्रॉस थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। तो ग्रॉस में क्या होता है बेसिकली, नेट प्लस डेप्रिसिएशन। क्या होता है, नेट प्लस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तो आपको पता ही है ना, जब हम कोई मशीनरी खरीदते हैं तो उसमें कोई वेयर एंड टेयर आती है, कुछ भी हम कोई भी चीज खरीदे, आप एक गाड़ी खरीदो वो डेप्रिशिएट हो जाएगी। एक गाड़ी आप आज खरीदोगे, ठीक है, उसके थोड़े दिन के बाद ही उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो मनी वैल्यू है, उसकी जो कीमत है वो थोड़ी कम हो जाएगी। क्यों? बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। तो हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो वो डेप्रिशिएट होती है। ओके, अब इसमें क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्चुअली नेट प्लस डेप्रिसिएशन। जब आप नेट वैल्यू, नेट एक्चुअली होता है ना, व्हाट इज नेट, नेट होता है एक्चुअल वैल्यू। नेट क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू। जैसे आपने गाड़ी खरीदी आज की डेट में, ठीक है, अब मैंने आपको बोला थोड़े दिन के बाद डेप्रिशिएट हो जाएगी वो, ठीक है, लेकिन जब थोड़े दिन के बाद, सपोज आज आपने गाड़ी खरीदी, उसके 1 ईयर एग्जैक्टली 1 ईयर के बाद अगर मैं पूछूंगी कि उसकी नेट वैल्यू क्या है, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू है वो, यानी कि उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके आप उसकी नेट वैल्यू बताओगे, ठीक है, समझ आ गई बात। ओके, नाउ व्हाट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इज एक्चुअली नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। समझ आ गया, ग्रॉस होती है नेट प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। और नेट क्या होती है, नेट होती है ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। ये जो ग्रॉस है ना, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, दिस इज योर नेट। याद रखना, ये नेट और ग्रॉस, ये मैम हम क्यों पढ़ रहे हैं नेट ग्रॉस, क्योंकि ये सब आपका नेशनल इनकम में ये सारे कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। जब आपने नेट नेशनल इनकम जो फाइनली पढ़ना है उसमें नेट, ग्रॉस, फाइनल गुड्स, कंजप्शन गुड्स, कैपिटल गुड्स, ये सब यूज होता है उसमें, ठीक है। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस। ओके, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन इज नेट, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन इज ग्रॉस। ये याद रखना आप, ठीक है। जब आप नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन भी ऐड कर लोगे तो ग्रॉस बन जाएगी। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 इज, यहाँ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा है, सो द करेक्ट ऑप्शन बिकम्स ऑप्शन नंबर बी, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। ओके, कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल बी नॉट बी इंक्लूडेड इन ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम में से इनमें से क्या इंक्लूड नहीं होगा। अब ट्रांसफर इनकम क्या होती है, तो देखिए बेटा, 2 तरीके की इनकम्स होती हैं। ओके, वन इज ट्रांसफर इनकम एंड अदर इज फैक्टर इनकम। ये भी, अब आप बोलोगे ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये भी हमने नेशनल इनकम में करना है, ठीक है। आप ऑलरेडी खैर टॉपिक पढ़ ही चुके होंगे नेशनल इनकम, ये दिस इज जस्ट योर रिविजन, ठीक है। अब देखिए ट्रांसफर इनकम क्या होता है और फैक्टर इनकम क्या होता है। तो ट्रांसफर इनकम होता है वो इनकम जो आपको या जो हमें फ्री में मिली है। किस में मिली है, फ्री में मिल रही है। ट्रांसफर इनकम इज दैट विच वी गेट फॉर फ्री, ठीक है। अब वो कौन सी इनकम होती है, तो जैसे कि आपको, जैसे कि किसी को पेंशन मिलती है तो वो किस में आती है, पेंशन इज इंक्लूडेड इन ट्रांसफर इनकम, ठीक है। क्योंकि अभी कोई इसमें प्रोडक्टिव एक्टिविटी, जिसको पेंशन मिल रही है, ही इज नॉट डूइंग एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी, ही इज सिटिंग एट होम आइडल, तो उसको हम, पेंशन को हम ट्रांसफर इनकम में मानते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद डोनेशंस हैं, किसी को डोनेशन मिलती है तो फ्री में मिलती है ना, उसके लिए उसने कोई हार्डवर्क थोड़ी ना किया, तो डोनेशन किस में आएगी, ट्रांसफर इनकम में। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं पढ़ा है तो काइंडली नोट डाउन इट इन योर नोट्स, ठीक है। ट्रांसफर इनकम की एग्जांपल्स देख लीजिए, वी हैव डोनेशन, वी हैव पेंशन, वी हैव सब्सिडीज, है ना, सब्सिडीज भी होगी, ग्रांट्स होगी, गिफ्ट्स होगी, इनफैक्ट स्कॉलरशिप हो गई, स्कॉलरशिप भी किस में आती है, ट्रांसफर इनकम में आती है, ठीक है। इसके ऑपोजिट होता है फैक्टर इनकम। क्या होता है, फैक्टर इनकम। और हम देखेंगे कि ज़्यादातर हम फैक्टर इनकम ही आगे कैलकुलेट करेंगे। फैक्टर इनकम होता है कि जो भी आपकी हार्ड अर्नड मनी है, मतलब आपने हार्ड वर्क करके आपने इनकम ली है, यानी कि आप जॉब करते हैं तो आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। आप मतलब लेबर्स हैं, जैसे डेली वेजर्स हैं या लेबर्स हैं, तो उनको वेजेस मिलती हैं, तो वो हार्ड अर्नड मनी है, वो भी किस में आ जाएगी, आपकी फैक्टर इनकम में आएगी, ठीक है। तो फैक्टर इनकम में बेसिकली सैलरीज आती हैं, वेजेस आती हैं, ठीक है। ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, आपकी आ जाती है फैक्टर इनकम में, ठीक है। होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, ठीक है। जो भी रेंट है किसी चीज का, मतलब कोई भी जो चीजें हैं वो किस में आ जाती हैं, बाकी जो हार्ड अर्नड मनी है वो किस में आ जाता है, ट्रांसफर इनकम में आ जाता है, ठीक है। ओके, तो एम आई क्लियर। अब इसमें से बताना है आपने कि कौन सा इंक्लूड नहीं है ट्रांसफर इनकम में, ठीक है। तो डोनेशन इज ट्रांसफर इनकम, स्कॉलरशिप इज ऑल्सो ट्रांसफर इनकम एंड पेंशन इज ऑल्सो ट्रांसफर इनकम, जैसे हमने डिस्कस किया। तो सैलरी नहीं है, सैलरी इनफैक्ट इज अ
फैक्टर इनकम. सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज सैलरी. सैलरीज इज फैक्टर इनकम, नॉट अ ट्रांसफर इनकम. ओके, कमिंग अप ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 says कि NFIA which is net factor income from abroad is equal to. net factor income from abroad किसके बराबर होता है? अब देखिए ये क्या है net factor income from abroad, ये भी हम नेशनल इनकम में यूज करते हैं ये कॉन्सेप्ट. NFIA net factor income from abroad. net का मतलब आपको समझ आ गया. net अभी हमने डिस्कस किया, net होता है एक्चुअल वैल्यू, ठीक है. फैक्टर इनकम क्या होता है अभी हमने डिस्कस किया, वो कमाई जो हमने हार्ड वर्क से कमाई है, ठीक है, हमें मतलब फ्री में नहीं मिली वो कमाई, ठीक है, वो वाली इनकम. फैक्टर इनकम ये समझ आ गया. फ्रॉम अब्रॉड जो अब्रॉड से आएगी, ठीक है. तो आपने क्या करना है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालनी है, लेकिन नेट वाली निकालनी है. कौन सी निकालनी है? नेट, ठीक है. तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड किसके बराबर होती है? तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बराबर होती है, याद रखना, FIFA माइनस FITA, ठीक है. सो डी इज द करेक्ट आंसर. फीफा माइनस फीटा, ठीक है, FIFA माइनस FITA. नाउ व्हाट इज दिस फीफा फीटा? फीफा होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. क्या होती है? यानी इसमें से नेट निकाल दो खाली, ठीक है. नेट हमने यहां पे तो नेट निकालना है ना, ये बराबर होती है FIFA. FIFA इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि वो इनकम, फैक्टर इनकम यानी कि जो हार्ड अर्न्ड मनी है ना, फैक्टर इनकम मतलब इनकम आप लगा लीजिए, वो इनकम जो अब्रॉड से आएगी, ठीक है, आई है, ठीक है. सो दिस इज बेसिकली फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ओके, माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी कि जो इनकम जो कि अब्रॉड में चली गई है, टू अब्रॉड, ठीक है. टी का यहां मतलब होता है टू, एफ का मतलब यहां है फ्रॉम, ठीक है. सो दिस इज, आप यहां नोट कर लीजिए जो भी नोट्स बना रहे हैं, दिस इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. तो जब हम फैक्टर इनकम जो हमें अब्रॉड से आई है उसको हम माइनस करेंगे फैक्टर इनकम जो अब्रॉड में गई है, टू अब्रॉड, ठीक है. तो ये किसके बराबर होती है? ये टोटल किसके बराबर होती है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA. समझ आ गया? ओके. तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5. कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट. इनमें से बताना है कि करेक्ट जो इक्वेशन है, ये बेसिकली कुछ इक्वेशंस दी हैं, आपने बताना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन जो है वो सही है. अब ये इक्वेशंस क्या हैं? ये हमने, देखो आप बोलोगे कि मैम ये NFIA हमने क्यों किया, तो बेसिकली हमने NFIA इसीलिए पढ़ा, ये जो हमने पढ़ा भी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये हमने पढ़ा कैलकुलेट करने के लिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट. क्या कैलकुलेट करने के लिए पढ़ा? डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है. अब ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, व्हाट इज दिस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट एक्चुअली, ये अभी हम देखेंगे, ठीक है. तो देखिए एक चीज अब यहां पे ये भी याद रखिए, डीपी जहां पे होगा, डीपी मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनपी मतलब नेशनल प्रोडक्ट, ओके. नाउ व्हाट इज दिस एनपी? एनपी जो होता है ना, नेशनल प्रोडक्ट, इतना याद रखिएगा कि यहां पे भी आप शॉर्ट, जैसे मैंने आपको वहां बताया था कि ग्रॉस बड़ा होता है नेट से, तो यहां पे नेशनल बड़ा होता है डोमेस्टिक से, ठीक है. नेशनल प्रोडक्ट इज बिगर कॉन्सेप्ट देन डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है. एक चीज ये याद रखिएगा. अब क्या है इसमें, कौन सी इक्वेशन सही है हम ये देखते हैं. तो देखो होता क्या है इसमें, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बेसिकली डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, NFIA. अभी हमने पढ़ा ना NFIA के बारे में, है ना. एक सेकेंड फिर से बताती हूँ. डीपी जो है यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओके. जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, जो विद इन टेरिटरी बना, डोमेस्टिक का मतलब हो गया जो टेरिटरी, एरिया, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का एरिया. अभी हम इंडिया के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो हमारी इंडिया की जो टेरिटरी है विद इन दैट जो प्रोड्यूस होगा, ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओके. नाउ डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, NFIA को इंक्लूड नहीं करते हैं. यानी कि NFIA अभी मैंने बताया था क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. नेट, वी डू नॉट इंक्लूड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इन डोमेस्टिक प्रोडक्ट. हम नहीं यूज करते हैं, नहीं ऐड करते हैं. जबकि अगर हम नेशनल प्रोडक्ट की बात करें, मतलब कोई भी ऐसा प्रोड्यूस जो हमारे नेशनल्स ने बनाया है, इंडियंस ने बनाया है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो हमारे इंडियंस ने बनाया है, ठीक है, नेटिव लोगों ने बनाया है, जो भी इनकम जो नेटिव लोगों की जो जनरेट होती है, ठीक है, ओके, दिस इज NP. अब जो नेशनल प्रोडक्ट होता है इसमें हम NFIA को इंक्लूड करते हैं. वी इंक्लूड NFIA इन नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है. अब इक्वेशन क्या रहती है,
इक्वेशन क्या रहती है, इक्वेशन इस तरीके से रहती है कि जो डीपी है ना, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जब हम NFIA को ऐड कर देते हैं, यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देते हैं, वो बराबर होती है किसके, नेशनल प्रोडक्ट के। किसके बराबर होती है, नेशनल प्रोडक्ट के। अंडरस्टूड, वो किसके बराबर होती है, नेशनल प्रोडक्ट के। डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जब हम NFIA को इंक्लूड कर देते हैं, वो किसके बराबर होती है, नेशनल प्रोडक्ट के। ओके, तो और अगर हम नेशनल प्रोडक्ट में से अब क्या करेंगे, नेशनल प्रोडक्ट में से अब अगर हम NFIA को माइनस कर दें तो क्या निकलेगा, क्या बनेगा, बनेगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बनेगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, याद रखिएगा कि तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसका, डीपी माइनस NFIA इज इक्वल टू NP। तो ये तो है नहीं, बोथ आर करेक्ट, ये भी नहीं है, नन ऑफ दिस ये भी नहीं है, तो ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो डीपी इज डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि हम इतना आपने याद रखना है कि जब हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जब ऐड करते हैं तो वो क्या देता है हमें, नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, और इसी इक्वेशन को आप, इसी इक्वेशन में से डिराइव होगा कि जब हम नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि जब हम नेशनल प्रोडक्ट में से NFIA माइनस कर देंगे तो वो क्या बनेगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, कमिंग अप ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 says which of the following is or are true regarding net indirect taxes. ठीक है, इनमें से कौन सा ट्रू है रिगार्डिंग नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बताने हैं आपने। नेट का मतलब क्या हो गया, एक्चुअल इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो NIT हम इसको लिखते हैं, NIT हम इसको लिखते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी हम नेशनल इनकम में यूज करते हैं कॉन्सेप्ट को। ठीक है, अब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं, इनमें से आपने बताना है कि कौन सा ट्रू है रिगार्डिंग नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं ना, वो बराबर होते हैं टैक्सेस के, किसके बराबर होते हैं, टैक्स के माइनस सब्सिडीज। किसके बराबर होते हैं, टैक्सेस के माइनस सब्सिडीज। ठीक है, सब्सिडीज तो हम सबको पता है कि क्या होती हैं, जो भी हमें किसी भी फॉर्म में जब रिलीफ मिलता है गवर्नमेंट से, मतलब ठीक है, तो दैट इज द सब्सिडीज विच वी गेट। ओके, तो जो भी टैक्सेस हैं उसमें से जब हम सब्सिडीज को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या बन जाता है, नेट, क्या बन जाता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला क्या है, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, जब आप इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज को माइनस कर दोगे तो क्या बन जाएगा, क्या मिलेगा हमें, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, अब इनडायरेक्ट टैक्सेस तो आप सबको पता ही होंगे क्या होते हैं ना, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट आर डायरेक्ट टैक्स, व्हाट आर इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में से जो हम इनडायरेक्टली पे करते हैं हम सभी। ठीक है, ओके, तो दैट इज योर इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7. कमिंग अप ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. Now question number 8 says, question number 8 says which of the following is or are correct. इनमें से हमें बताना है कि अब करेक्ट क्या है। ठीक है, क्या करेक्ट है, मार्केट प्राइस माइनस, अब देखो क्या है इसमें, हाँ बेसिकली हमने ये क्यों कैलकुलेट किया, NIT, ये नेशनल, ये जो हमने किया था, सॉरी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमने क्यों कैलकुलेट किया, जैसे हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग में हमने बताया था कि ग्रॉस जो हमने निकाला था, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में गए, जब हमने ग्रॉस निकाला था तो ग्रॉस में से आपने क्या किया था, डेप्रिसिएशन को रिड्यूस किया था, मतलब ग्रॉस निकालने के लिए हमें डेप्रिसिएशन चाहिए। ठीक है, वैसे ही हमें नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए NFIA चाहिए, अभी हमने ये डिस्कस किया। वैसे ही हमें जब हमने मार्केट प्राइस निकालनी होती है ना, क्या निकालनी होती है, मार्केट प्राइस, उसके लिए हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस चाहिए होती हैं। ठीक है, ओके, नाउ व्हाट इज मार्केट प्राइस, यहाँ मार्केट प्राइस लिखा है, यहाँ फैक्टर प्राइस है, ये बेसिकली फैक्टर कॉस्ट है, सॉरी फैक्टर कॉस्ट है, ये लिखा है। अब ये क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारी नेशनल इनकम जब हमने कैलकुलेट करनी होती है, तो दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है मार्केट प्राइस, एक होता है फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस होता है, देखो मार्केट प्राइस इज सिंपली मार्केट प्राइस, MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो भी आपको प्रोडक्ट, जो भी कस्टमर्स को जो प्रोडक्ट है किस मार्केट प्राइस पे मिल रहा है उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट होता है कि कोई प्रोडक्ट जो है फैक्ट्री में रेडी है, फैक्ट्री में रेडी है कोई प्रोडक्ट, वो तो जो फैक्टर कॉस्ट होता है ना, उसमें हम देखेंगे कि टैक्सेस अभी इंक्लूड नहीं हुए होते। जब उसमें टैक्स वगैरह इंक्लूड हो जाएंगे तो फिर फाइनली इट टेक्स द शेप ऑफ मार्केट प्राइस। ठीक है, उससे पहले जो है फैक्टर कॉस्ट है, जब तक वो फैक्ट्री में है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो उस गुड को बनाने में लगी है, जब वो फाइनल गुड बन के तैयार है,
लेकिन अभी फैक्ट्री में ही है, अभी फैक्ट्री से बाहर नहीं निकला है, ठीक है, तो उस पर क्या इनकर हो रही है, उस पर फैक्टर कॉस्ट लग रही है, ठीक है। जब वो फाइनली मार्केट में पहुंच गया तो अब उसमें क्या होगी, मार्केट प्राइस होगी, विच इंक्लूड्स दी टैक्सेस ऑल्सो, ठीक है, ओके। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग, बता ही दिया मैंने आपको, अब इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, इसमें से क्या ऑप्शन है सही, ठीक है। अब मार्केट प्राइस जो है, मार्केट प्राइस में से जब हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को निकालेंगे तो क्या वो फैक्टर कॉस्ट होता है, तो होता है, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट जो है दैट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस, अभी मैंने बताया ना कि फैक्टर कॉस्ट जो है उस पर कोई भी अभी टैक्सेस नहीं लगे होंगे, है ना। इनडायरेक्ट टैक्स जो कस्टमर्स ही पे करते हैं, अल्टीमेटली हम पे करते हैं, अल्टीमेटली इनडायरेक्ट टैक्स भी हम पे इनकर होता है, हम कोई भी सामान खरीदते हैं उस पर हम इनडायरेक्ट टैक्स देते ही देते हैं, ठीक है। तो मार्केट प्राइस में से जब आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकाल लोगे, क्या वो फैक्टर कॉस्ट है, सही है, दिस इज करेक्ट। फैक्टर कॉस्ट प्लस, अब देखो, अब इसी की इक्वेशन को उल्टा बेसिकली किया हुआ है, तो फैक्टर कॉस्ट में यानी कि जब आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड करोगे तो वो मार्केट प्राइस है, तो दैट इज करेक्ट, ठीक है। ये दोनों इक्वेशंस बेसिकली सेम ही हैं, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ दीज आर करेक्ट, ठीक है, बोथ ऑफ द अबव, ये दोनों जो है सही हैं, ओके। Coming up on to question number 9, which term best describes the statement? It is the sum total of factor incomes generated within the domestic territory of a country by residents and non-residents, ठीक है। हमने बताना है ये जो स्टेटमेंट है ये सही है, कौन सी स्टेटमेंट जो है ये डिपिक्ट करती है कि इट इज अ सम टोटल ऑफ जो भी फैक्टर इनकम्स की, अब देखो फैक्टर इनकम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे आपको पता है फैक्टर इनकम किसे कहते हैं, सम टोटल है किसका, फैक्टर इनकम्स का, ठीक है, जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, जो डोमेस्टिक टेरिटरी के विद इन जनरेट होगी, या तो रेजिडेंट्स भी उसको कर सकते हैं, ठीक है, उस फैक्टर को उस इनकम को इंक्लूड रेजिडेंट्स भी करेंगे, नॉन रेजिडेंट्स भी करेंगे। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन दिस क्वेश्चन नंबर 9, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम सम टोटल है फैक्टर इनकम्स का जो विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी जो है बनेगी बाय रेजिडेंट्स और बाय नॉन रेजिडेंट्स, ठीक है, ये होता है डोमेस्टिक इनकम, ओके, याद रखिएगा। अब क्या है बेसिकली ये जो, और ये भी याद रखिएगा कि डोमेस्टिक इनकम में NFIA विच इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूड होगी या नहीं होगी, नहीं होगी बेटा, बात ही डोमेस्टिक की कर रहे हैं तो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो इंक्लूड नहीं होगी ना, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा बात कि डोमेस्टिक इनकम में NFIA इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे एक प्राइवेट इनकम भी है ना, व्हाट इज दिस प्राइवेट इनकम, यहाँ बता देती हूँ। प्राइवेट इनकम भी एक तरीके की, एक डोमेस्टिक इनकम होती है, एक प्राइवेट इनकम होती है, एक पर्सनल इनकम होती है, ठीक है। प्राइवेट इनकम क्या होती है, प्राइवेट इनकम होती है सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स एंड ट्रांसफर इनकम एक्रूइंग टू द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट इनकम मतलब कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर से कोई भी जो प्राइवेट मतलब कि जैसे मेरी पर्सनल इनकम है, मेरी इनकम है तो प्राइवेट इनकम में आएगी, ठीक है। प्राइवेट इनकम में होती है कि प्राइवेट इनकम में आप देखिए फैक्टर इनकम भी आएगी, यानी जो हार्ड अर्नड मनी है, जो सैलरी है, वेजेस हैं, वो भी आएंगी, प्लस ट्रांसफर इनकम भी आएगी। मतलब अगर किसी को कोई गिफ्ट मिल रही है, कोई डोनेशन मिल रहा है, कोई स्कॉलरशिप मिल रही है, वो भी उसकी प्राइवेट इनकम में आएगी। लेकिन अगर हम डोमेस्टिक इनकम देख रहे हैं, इसमें हम खाली फैक्टर इनकम को इंक्लूड करते हैं, ठीक है, इसमें हम ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करते, ओके। अब बात करेंगे पर्सनल इनकम की, तो पर्सनल इनकम क्या है, पर्सनल इनकम इज अ पार्ट ऑफ प्राइवेट इनकम ओनली, ठीक है। पर्सनल इनकम जो है इट इज अ पार्ट ऑफ प्राइवेट इनकम ओनली, ओके, जो कि एक्चुअली हाउस होल्ड रिसीव करते हैं, कोई भी जो हाउस होल्ड है उसको मिलेगी, ठीक है, ऑन ऑल फैक्टर इनकम, ठीक है, और इसमें भी NFIA इंक्लूड नहीं होती है, किसमें, पर्सनल इनकम में, ठीक है, याद रखिएगा, ओके। सो नाउ हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर इतना आप याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी विच इज डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम वो इनकम है जो फैक्टर इनकम्स हैं जो कि विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी जनरेट होंगी बाय रेजिडेंट्स और बाय नॉन रेजिडेंट्स, ठीक है, ओके। कमिंग अप ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10 नाउ, टू क्वेश्चन नंबर 10 सेज पर्सनल इनकम इज गिवन बाय द फॉर्मूला। पर्सनल इनकम का फॉर्मूला बताइए, ठीक है, ये बताना है आपने क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है, पर्सनल इनकम का फॉर्मूला बताइए। नाउ पर्सनल इनकम का फॉर्मूला क्या है, पर्सनल इनकम का फॉर्मूला है प्राइवेट इनकम माइनस कॉर्पोरेट टैक्स माइनस सेविंग्स, सो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जो पर्सनल इनकम होती है ना, उसमें मैंने आपको क्या कहा, पर्सनल इनकम इज अ पार्ट ऑफ प्राइवेट इनकम ओनली, ठीक है। तो लेकिन कौन सी प्राइवेट इनकम, वो प्राइवेट इनकम जब आप प्राइवेट इनकम में से टैक्स निकाल दोगे, प्राइवेट इनकम में से जब आप कॉर्पोरेट टैक्स निकाल दोगे और सेविंग्स भी निकाल दोगे, तो पीछे क्या बचेगा, पर्सनल इनकम बचेगा, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके,
वैसे बड़ी सारी इनकम्स होती हैं। एक पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम भी होती है। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जो हमने खर्च करने के लिए रखी है, जो हमने खर्चने के लिए रखी है, जो हम डिस्पोज ऑफ करेंगे। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होती है जो हम डिस्पोज ऑफ करेंगे, ठीक है। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम PDI इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस मिसलिनियस रिसेप्ट्स, ठीक है। अब ये आप देखिए कहीं कहीं पे ना इनकम को Y से भी डिनोट किया होता है। आपको कहीं अगर Y दिखेगा उसका मतलब होता है इनकम, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पर्सनल इनकम इज इक्वल टू प्राइवेट इनकम माइनस कॉर्पोरेट टैक्स माइनस सेविंग्स, ठीक है। एक मैंने आपको बताया पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम भी होती है। क्या होती है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो होती है वो होती है पर्सनल इनकम माइनस मिसलेनियस रिसेप्ट्स, इतना भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 सेज इट रेफर्स टू द इनकम व्हिच इज अवेलेबल टू द होल इकोनॉमी फॉर डिस्पोजल। डिस्पोजल का मतलब है जो हमें डिस्पोज ऑफ करनी है, जो हमने खर्च करनी है। तो ऐसी कौन सी इनकम है जो पूरी इकोनॉमी के लिए, होल इकोनॉमी के लिए अवेलेबल होगी खर्चने के लिए, फॉर डिस्पोजल के लिए? तो वो क्या होगी? नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। ओके ओके, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक। ओके, coming upon to question number 12. Question number 12 says what is GVAMP? What is GVAMP? ठीक है, ये जो देखो बेसिकली जो MP है ना, ये इसके बेस में आएगा, ये ऐसे लिखते हैं हम GVA बेस में MP। MP का मतलब समझ गए होंगे, मार्केट प्राइस। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था मार्केट प्राइस, ठीक है। मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, ठीक है, होते हैं, हमने किया था ना अभी ऊपर MP मार्केट प्राइस, ठीक है। GVMP निकालना है ना। व्हाट इज दिस GVMP? दिस इज बेसिकली ग्रॉस वैल्यू एडेड। ये क्या है? GVMP क्या है? दिस इज ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है। अब देखो ये ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है? ये ग्रॉस वैल्यू एडेड की हमने इसका फॉर्मूला बताना है, ठीक है। तो पहले तो उसका करेक्ट ऑप्शन बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर ए, इट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है। ये क्या है बेसिकली GVA? देखो जो नेशनल इनकम होती है ना, ठीक है, नेशनल इनकम को निकालने के 3 मेथड्स होते हैं। हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम? नाउ देयर आर 3 मेथड्स थ्रू विच वी कैन कैलकुलेट नेशनल इनकम। कितने मेथड्स हैं? 3। फर्स्ट मेथड है जिसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड और नेट आउटपुट। क्या बोलते हैं? वैल्यू एडेड मेथड और नेट आउटपुट, ठीक है। तो जो वैल्यू एडेड मेथड है ना, जो पहला मेथड है, उसको कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट स्टेप होता है GVA कैलकुलेट करना। तभी मैंने ये क्वेश्चन रखा है, ठीक है। GVA जो है दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस का मतलब समझ गए आप, नेट प्लस डेप्रिसिएशन ग्रॉस होता है। वैल्यू एडेड मतलब वैल्यू एडिशन करनी है, ठीक है। अब देखो इन तीनों मेथड से ना, ये जो मैंने आपको बोला कि 3 मेथड्स होते हैं। पहले मेथड का नाम है नेट आउटपुट और वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड इज इनकम मेथड, थर्ड मेथड इज एक्सपेंडिचर मेथड। सिंपल मेथड है, इसमें कोई इतना बड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। वैल्यू एडेड मेथड जो है, पहला मेथड जो है वैल्यू एडेड, दूसरा है इनकम मेथड, तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। तीनों ही मेथड से हम क्या करते हैं? नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। अंडरस्टूड? यानी जो फाइनल हमारे पास जो आउटकम आएगा वही नेशनल इनकम होगा, ठीक है। अब जो पहला मेथड है विच इज योर वैल्यू एडेड मेथड और नेट आउटपुट मेथड, इसमें जो पहला स्टेप होता है दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। इसमें से हम निकालते हैं GVA दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब ये क्या होता है? देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब हो गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब हो गया कि जो मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट हम एक्चुअली अब GVA के अंदर भी वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है इट इज द फर्स्ट स्टेप टू कैलकुलेट GVA। इसमें आप वैल्यू निकालोगे आउटपुट की, ठीक है। इंटरमीडिएट कंजप्शन होती है। इंटरमीडिएट कंजप्शन मतलब वो स्टॉक जो अभी बचा हुआ है, अभी इंटरमीडिएट है, वो स्टॉक जो अभी पूरा फुल्ली यूटिलाइज नहीं हुआ है, जो अभी स्टॉक बचा हुआ है, वो इंटरमीडिएट कंजप्शन में आएगा, ठीक है। सो द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12 विच इज GVA, ठीक है। तो मेजरिंग ग्रॉस वैल्यू इज दी, ये आपने जो ग्रॉस वैल्यू निकाली ना, ये पहला स्टेप है इन वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है, याद रखिएगा। सेकेंड स्टेप होता है एस्टिमेटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट स्टेप तो ये है जिसका मैंने क्वेश्चन बनाया GVA पे। सेकेंड स्टेप होता है इसमें हम क्या करते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा फिर क्या निकलता है? नेशनल इनकम निकलती है, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 सेज इट इज अ मेथड व्हिच मेजर्स फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। तो क्वेश्चन से ही पता चल रहा है ये वो मेथड है। अगेन मैंने आपको क्या कहा? 3 मेथड हैं, तीनों के नाम याद रखिएगा। वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा एक्सपेंडिचर मेथड, तीसरा है इनकम मेथड। अब देखो वैल्यू एडेड मेथड
पहले हमने क्या किया, हमने वैल्यू निकाल ली आउटपुट की क्या होनी चाहिए, ठीक है। वैल्यू एडेड मेथड में या तो आप टोटल आउटपुट की वैल्यू निकाल लो, वो भी नेशनल इनकम होगी, या तो आप एक्सपेंडिचर निकाल लो कि भाई टोटल कितना एक्सपेंडिचर हुआ है उसको ऐड कर लो, वो भी आपको नेशनल इनकम देगा। तीसरा मेथड है इनकम, या तो आप देख लो कि भाई आपको टोटल कितनी इनकम आई है, तो वो भी आपको नेशनल इनकम बताएगा। तो ये बेसिकली 3 मेथड्स का जो बड़ा वाइडर कॉन्सेप्ट है मैंने बता दिया, वैल्यू एडेड का, एक्सपेंडिचर का और इनकम मेथड का, ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट है ये भी एक मेथड है कैलकुलेट करने का नेशनल इनकम। तो आपने बताना इन तीनों में से ये कौन सा मेथड है। तो ये फाइनल एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, तो ये एक्सपेंडिचर मेथड होगा, क्वाइट इजी। तो आप क्वेश्चन से ही पता कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड है ना बेटा, वो क्या करता है, वो मेजर करता है ऑल फाइनल एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये जो आप टोटल जब पूरा एक्सपेंडिचर निकालोगे यही आपका नेशनल इनकम होगा, ठीक है। ये इसमें हम ये कैलकुलेट करते हैं। ओके, अंडरस्टूड, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इनकम मेथड का भी बता देती हूँ। इनकम मेथड रह गया ना एक, थर्ड इज इनकम मेथड। इनकम मेथड में क्या होता है, इसमें हम नेशनल इनकम निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, ठीक है। तो इसमें इनकम क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है इस मेथड का, बेसिकली नेशनल इनकम इज इक्वल टू रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। तो आप खुद देख लीजिए, सारी इनकम है ना। नेशनल इनकम इसमें क्या होता है, नेशनल इनकम इज इक्वल टू रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ये होता है नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू इनकम मेथड, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 सेज व्हाट इज जीडीपी। भाई हम बोलते हैं जीडीपी इतनी है, जीडीपी कितनी है कंट्री की। तो जीडीपी बेसिकली होती क्या है, जीडीपी की फुल फॉर्म तो हम सबको पता ही है, विच इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, क्या होता है ये जीडीपी। तो देखिए जीडीपी क्या होता है, जीडीपी बेसिकली क्या होता है, पहले देखिए डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर प्लस इनकम अर्नड लोकली बाय द फॉरेनर्स माइनस इनकम अर्नड अब्रॉड बाय द नेशनल्स, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ। देखिए होता क्या है बेसिकली कि जो जीडीपी होती है ना, जीडीपी जो होती है, ये देखिए 1 सेकेंड आई शो यू। देखिए जीडीपी जो होती है, 1 सेकेंड देखो, जीडीपी में एक टर्म है डी जिसको आपने इंपॉर्टेंस देनी है, विच इज डोमेस्टिक। मतलब कि कोई भी वैल्यू फाइनल गुड्स और सर्विसेज की जो विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी बनेगी। इसमें आपने एक वर्ड याद रखना है, टेरिटरी। टेरिटरी मतलब विद इन दी एरिया, जो भी एक पर्टिकुलर कंट्री। अब जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो जो हमारी इंडिया की जो भी बाउंड्री है, विद इन दी बाउंड्री, विद इन दी कंट्री, विद इन दी टेरिटरी, जो भी हमारी एरिया है, हमारा जो टेरिटरी है, उसके अंदर जो भी गुड्स और सर्विसेज बनेंगी, प्रोड्यूस होंगी विद इन अ ईयर, उसको हम क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। समझ आ गया। प्लस अगर अब देखो, अब कोई इसमें आपने एक ही बात याद रखनी है, विच इज डोमेस्टिक। बस एक ही चीज को पकड़ के बैठ जाना है जीडीपी में, विच इज डोमेस्टिक। मतलब डोमेस्टिक मतलब विद इन दी टेरिटरी। अब इस टेरिटरी में, अब इस जीडीपी में ना नेशनल्स या फॉरेनर्स का कोई लेना देना नहीं है। चाहे वो बंदा इंडियन है, चाहे वो बंदा फॉरेनर है, चाहे वो बंदा नेशनल है, चाहे वो बंदा फॉरेनर है, लेकिन वो कमा या वो प्रोड्यूस कहां कर रहा है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में, तो वो जीडीपी में होगा, ठीक है। लेकिन अब अगर कोई नेशनल है यहां का, सपोज कोई नेशनल है, कोई नेटिव है यहां का बंदा, उसकी फैक्ट्री है या उसका काम कहीं आउटसाइड इंडिया है, अब्रॉड है, तो जो वहां पे वो प्रोड्यूस करेगा, जो वहां की इनकम होगी, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि डोमेस्टिक वर्ड नहीं आया ना यहाँ। डोमेस्टिक वर्ड तो खत्म हो गया अब यहाँ पे, क्योंकि वो फॉरेन अब्रॉड में जाके कमा रहा है। तो ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। यानी कि अब सपोज इंडिया में कोई श्रीलंका का बंदा है, उसने इंडिया में कोई फैक्ट्री सेटअप की है, तो क्या उसका जो फाइनल आउटकम है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा? यस होगा, ठीक है, क्योंकि वो हम डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं। अब अगर यहाँ का बंदा, इंडिया का बंदा श्रीलंका में जाके कोई फैक्ट्री सेटअप कर रहा है, तो वहां पे जो वो फायदा प्रॉफिट कमा रहा है, जो प्रोड्यूस कर रहा है श्रीलंका में, क्या वो जीडीपी में इंक्लूड होगा? तो वो इंक्लूड नहीं होगा, फिर चाहे वो नेशनल क्यों ना हो। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर बता देती हूँ क्वेश्चन नंबर 14 का, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, विच इज, देखिए, इट इज डिफाइंड एज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन डोमेस्टिक इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर प्लस इनकम अर्नड लोकली बाय फॉरनर्स। अगर यहाँ पे लोकली मतलब यहाँ डोमेस्टिकली अगर कोई फॉरनर इनकम अर्न कर रहा है, माइनस, इसमें आपने क्या करना होता है, माइनस करना होता है इनकम्स अर्नड अब्रॉड बाय द नेशनल्स। अगर कोई अब्रॉड में जो नेशनल्स जो
कमा रहे हैं उसको हमने माइनस करना है इसमें से, तो ये निकलता है हमारा जीडीपी। समझ आ गया? ठीक है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो भी आप देख लीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट है, विच इज एनएनपी, विच इज एनएनपी नॉट नहीं, एक मिनट मैं पहले ये देख लेती हूँ स्टेटमेंट क्या है। इट इज डिफाइंड एज मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर प्लस इनकम्स अर्नड अब्रॉड बाय द नेशनल्स माइनस इनकम्स अर्नड लोकली बाय द फॉरेनर्स। ये है आपका जीएनपी विच इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, ये है जीएनपी की, ये मैंने रखी है यहाँ पे जीएनपी की, विच इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब देखिए जीडीपी आपको समझ आ गया, सिर्फ डोमेस्टिक की बात करनी है, विद इन द टेरिटरी कोई भी जो है प्रोड्यूस कर रहा है तो वो जीडीपी में आएगा। जीएनपी में आपने नेशनल्स को पकड़ के बैठ जाना है। नेशनल मतलब नेटिव, इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो इंडियंस, ठीक है। अब अगर नेशनल्स हैं जीएनपी में, याद रखिएगा जीएनपी जो कॉन्सेप्ट है इसमें आप पकड़ के बैठ जाना है किसको, नेशनल्स को। नेशनल्स यानी कि जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, जो भी इंडिया के जो रेजिडेंट्स, इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करूंगी, जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं वो कोई भी कमाई करेंगे, फिर चाहे वो डोमेस्टिक इंडिया में करेंगे या वो बाहर फॉरेन में क्यों ना करें, ठीक है। अब जैसे इंडिया का बंदा जिसने श्रीलंका में सेटअप किया था बिजनेस, उसका जीडीपी में इंक्लूड तो नहीं होगा लेकिन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में इंक्लूड होगा, क्योंकि वो नेशनल है। यहां पे आपने वर्ड कौन सा पकड़ के बैठ जाना है, नेशनल, बिकॉज ही इज अ नेटिव, बिकॉज ही इज अ रेजिडेंट, वो यहाँ का रेजिडेंट है, फिर वो चाहे अब्रॉड में कमाए चाहे यहाँ कमाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें आपने जीएनपी में ये होता है, ठीक है। तो समझ आ गया। तो जीएनपी में क्या होता है, जीएनपी इज डिफाइंड एज मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, जो भी नॉर्मल रेजिडेंट्स होंगे कंट्री के जो प्रोड्यूस करेंगे विद इन अ फाइनेंशियल ईयर, प्लस इनकम्स अर्न्ड अब्रॉड बाय द नेशनल्स। अब जो इनकम जो अर्न की अब्रॉड में, जो अर्न की बाय द नेशनल्स, जो जीडीपी में इंक्लूड नहीं हुई थी, ठीक है। तो जो भी अब्रॉड में जो नेशनल्स ने इनकम जो कि अर्न की, वो माइनस इनकम्स अर्नड लोकली बाय द फॉरेनर्स। अब अगर कोई फॉरेनर बंदा है, उसने यहाँ विद इन द डोमेस्टिक अगर उसने कोई अर्निंग की या प्रोड्यूस किया, उसको आपने इसमें माइनस करना होता है, किसमें, जीएनपी में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में। अंडरस्टूड? ओके। तो ये होता है, ये हो गया आपका जीएनपी, जीडीपी और जीएनपी क्लियर है। जो थर्ड स्टेटमेंट है ना बेटा, दैट इज इट इज द मेजर ऑफ नेट आउटपुट अवेलेबल फॉर कंजप्शन बाय अ सोसाइटी, दिस इज योर एनएनपी। दिस इज व्हाट, एनएनपी। नाउ व्हाट इज दिस एनएनपी? एनएनपी इज नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी क्या होती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। और ये जो एनएनपी होती है, बेसिकली एनएनपी क्या होती है, एनएनपी जो है वो पार्ट है टोटल प्रोडक्टिव एसेट्स का, जो कि आप कह सकते हो जो कि रिप्लेस कर सकता है कैपिटल को। अब देखिए ये चीज आप समझिए इसको, एनएनपी को, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है वो है कि जिसमें टोटल आउटपुट, मतलब कि जो टोटल नेट आउटपुट, टोटल नहीं होगा, टोटल तो ग्रॉस हो गया, नेट आउटपुट जो कि अवेलेबल है सोसाइटी की कंजप्शन के लिए, ठीक है। और यानी कि जो एनएनपी है ना, बेसिकली वही नेशनल इनकम होता है। जो एनएनपी होता है विच इज नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी को कहते हैं इट इज द रियल मेजर ऑफ नेशनल इनकम। अगर कहीं पे क्वेश्चन आए व्हाट इज द रियल मेजर ऑफ नेशनल इनकम, तो जो रियल मेजर है नेशनल इनकम का वो क्या होता है, वो होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट इज द रियल मेजर ऑफ नेशनल इनकम, याद रखिएगा। ओके, तो ये चीज आपने याद रखनी है। और जो एनएनपी है ना, बेसिकली एनएनपी हम किस पे जो है मेजर करते हैं, इट इज मेजर्ड ऑन द मार्केट प्राइस, इट इज मेजर्ड ऑन द मार्केट प्राइस। तो इसको एनएनपी एमपी भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको, एनएनपी एमपी, ठीक है। दिस इज योर नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट याद रखिएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है इट इज द आउटपुट अवेलेबल फॉर द कंजप्शन बाय द सोसाइटी, ओके, एंड इट इज द रियल मेजर ऑफ नेशनल इनकम, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। अब हमें जीडीपी और जीएनपी का समझ आ गया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के मीनिंग समझ आ गया। अब इसमें से आपने बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स मैंने दी हैं इसमें से कौन कंट्रीब्यूट करेगा जीडीपी में, विच विल कंट्रीब्यूट इन द जीडीपी। ऑप्शन ए सेज नॉर्मल रेजिडेंट्स अर्निंग विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री, रेजिडेंट्स जो कि विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री अर्न कर रहे हो, तो यस ये तो इंक्लूड करेगा जीडीपी में, अभी हमने किया। रेजिडेंट्स अर्निंग फ्रॉम अब्रॉड, तो ये नहीं करेगा। जहां पे भी अब्रॉड वर्ड आ गया वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि जीडीपी टॉक्स अबाउट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक ओनली, ठीक है। तो ये इंक्लूड नहीं करेगा, ठीक है। इनफैक्ट ये किसमें इंक्लूड करेगा, ये इंक्लूड करेगा आपका ग्रॉस, इसमें ग्रॉस
नेशनल प्रोडक्ट में, जीएनपी में, ये किस में इंक्लूड करेगा, जीएनपी में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट इज रेजिडेंट्स, नॉन रेजिडेंट्स अर्निंग विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री, तो ये भी किस में इंक्लूड करेगा, जीडीपी में, ठीक है। अभी मैंने बोला कि जो जीडीपी है उसमें रेजिडेंस या नॉन रेजिडेंस का कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो बंदा रेजिडेंट है चाहे वो बंदा नॉन रेजिडेंट है, लेकिन प्रोडक्शन उसको डोमेस्टिक टेरिटरी में ही करनी है तो वो जीडीपी बन जाएगी, ठीक है। तो यहां पे डोमेस्टिक टेरिटरी की बात हुई तो ये जीडीपी बन गई, ठीक है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों करेक्ट हैं, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी जो दोनों हैं ये किस में इंक्लूड होंगे, जीडीपी में, जबकि ऑप्शन नंबर बी जो है ये किस में इंक्लूड होगा, जीएनपी में, विच इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये रहा टॉपिक आपके नेशनल इनकम का। होप आपके कुछ कंफ्यूजन्स दूर हुए होंगे या फिर आपका अच्छे से रिवाइज हो गया होगा नेशनल इनकम, ठीक है। तो अच्छे से आप इसको रिवाइज कर लीजिए, किसी भी टॉपिक से डरना नहीं है, आप इसको अगर अच्छे से पेशेंटली आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, आई विल सी यू वेरी सून विद द नेक्स्ट लेक्चर. Till then, take care, bye bye, keep studying, all the best for your upcoming exams.